नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर की आंसर की, और आज का अपना पेपर है 12वां, जिसकी आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत से लोगों ने आज बहुत ही अच्छे जवाब दिए, यानी आपने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में सभी क्वेश्चंस को अटेंड किया है। एनालिसिस की बात करते हैं तो अभी तक जो आप लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, 135 कैंडिडेट ने अभी तक एग्जाम दिए, जिसमें से 100% मार्क्स लाने वाले यहाँ पे टोटल 17 यानी 17 कैंडिडेट है, एंड 90% मार्क्स लाने वाले यहाँ पे आज जो है 51, यानी इन 17 को इंक्लूड करके टोटल 51 कैंडिडेट है जो 90% से अबव है। एंड 80% से अबव की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यानी 85 कैंडिडेट है। 100% 90% को मिला के टोटल 80% से अबव कितने कैंडिडेट है? 85। यानी आज जो भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है उन्होंने एक्यूरेसी के साथ में टेस्ट दिया है। वो जल्दबाजी या फिर जो गलत आप हर बार क्वेश्चंस करते हो वैसा आप लोगों ने नहीं किया। जो आपको आ रहा था वो आपने सही से क्वेश्चन को पढ़ के आपने अटेम्प्ट किया है। अच्छी बात है, आप लोगों का रेस्पॉन्स जो है वो एक्यूरेसी के साथ बढ़ रहा है, अच्छी बात है। चलिए आज के इस पेपर की आंसर की जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फिजिशियन प्रेस्क्राइब रेगुलर इंसुलिन 5 यूनिट सबक्यूटेनियस रेगुलर इंसुलिन बिगिंस टू एक्सर्ट एन इफेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि फिजिशियन ने आपको बोला है कि रेगुलर इंसुलिन आपको 5 यूनिट जो है वो सबक्यूटेनियसली लगाना है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर रहे हैं, डायबिटीज़ का पेशेंट है और रेगुलर इंसुलिन के लिए आपको बोला गया है 5 यूनिट सबक्यूटेनियसली आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए पूछना क्या चाह रहे हैं, रेगुलर इंसुलिन बिगिंस टू एक्सर्ट एन इफेक्ट। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो रेगुलर इंसुलिन है वो अपना काम कब स्टार्ट कर देगा, या फिर जो रेगुलर इंसुलिन आप लगा रहे हैं इसका इफेक्ट कितने समय बाद पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है इन 5 to 10 मिनट, नेक्स्ट 10 to 20 मिनट, नेक्स्ट 30 to 60 मिनट, नेक्स्ट 60 to 120 मिनट। ऑलमोस्ट ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी जो रेगुलर इंसुलिन है वो 30 से 60 मिनट के अंदर अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देता है। जब भी आप किसी पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन लगाएंगे तो रेगुलर इंसुलिन जो वर्क है वो अपना वो विद इन 30 to 60 मिनट यानी आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन के यानी कि एक्वामिफाइटोन इज एडमिनिस्ट्रेड टू ए न्यूबॉर्न शॉर्टली आफ्टर बर्थ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन के जिसको एक्वामिफाइटोन के नाम से जाना जाता है, ये इंजेक्शन है कि आप न्यूबॉर्न बेबी को लगा रहे हैं, ठीक है, विटामिन के आप दे रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी को। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि रीज़न क्या है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसको विटामिन के की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, इसलिए आपको यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि विटामिन के जब भी आप न्यूबॉर्न बेबी को लगाते हो तो उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या आप विटामिन के लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे भाई। डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे विटामिन के का डिहाइड्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। टू ट्रीट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन से विटामिन के कभी भी प्रिवेंट नहीं करता है। नेक्स्ट है टू रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस अगर करना हो तो आरएस का गोला आप बच्चे को पिला सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आप दे सकते हो, तो यहाँ पे विटामिन के का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, टू फैसिलिटेट क्लॉटिंग। क्लॉटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, क्लॉटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को यानी न्यूबॉर्न बेबीज़ को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है और कितने अमाउंट में लगाया जाता है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और अगर विटामिन के का सवाल पूछा जाएगा ईएसआईसी में तो आपको स्टेटमेंट से ही पूछा जाएगा, यानी कुछ आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं या फिर 2 स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे रीज़न और एसर्टेन, आपने पढ़ा होगा ए एंड आर, है ना, बोथ राइट या फिर बोथ रॉन्ग, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, न्यूबॉर्न कैन नॉट सिंथेसिस ऑन विटामिन के फाइटोनिडोन अंटिल इंटेस्टाइन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। जब तक कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो जाते हैं बच्चे के अंदर, तब तक बच्चा जो है विटामिन के का सिंथेसिस नहीं कर पाता है। बच्चा विटामिन के का सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, यानी क्लॉटिंग दिक्कत हो सकती है। जब भी बच्चे को इंजरी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, या फिर बनेगा तो उसमें समय लगेगा। इसलिए बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब कितना क्या लगाते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है।
बीपीसीसीएचएन के कोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए थे, वहाँ पे बहुत कुछ आपको बता रखा है, वहाँ से आप पढ़ लेना, वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी एसआईसी एग्जाम के अंदर। फिलहाल वो भी एक बार देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, गिव प्रिस्क्राइब्ड विटामिन के phytonadione 0.5 to 1.0 mg/m in middle third of vastus lateralis muscles lateral aspect as one टाइम डोज। जब आप बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी साइट आपको पूछी जा सकती है, तो आप बताना वेस्टस लेटरलिस मसल, और वो भी कहाँ पे, मिडल थर्ड जो वेस्टस लेटरलिस मसल है वहाँ पे ये आईएम यानी इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन लगाया जाता है। 0.5 से 1.0 mg जो है ये इंजेक्शन बच्चे को लगाया जाता है। वो बच्चे की वेट पे डिपेंड करता है 0.5 mg देना है या फिर 1 mg देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। The client has an order for FeSO4 liquid, फेरस सल्फेट लिक्विड जो है उसके लिए आपको ऑर्डर दिया गया है कि पेशेंट को देना है। विच मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेस्ट। ये जो FeSO4 है वो देना है एक पेशेंट को, तो बताइए आप कौन सा मेथड जो है इसको एडमिनिस्टर करने का बेस्ट रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ मिल्क, मिल्क के साथ में अगर मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे यानी फेरस सल्फेट को, तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ मील, नेक्स्ट एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ ऑरेंज जूस, नेक्स्ट एडमिनिस्टर द मेडिकेशन अनडाइल्यूटेड। तो आपने पढ़ा होगा विटामिन सी जो है यानी जो ऑरेंज जूस है, ये क्या करता है, विटामिन सी ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो जब भी कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को फेरस सल्फेट या फिर आयरन की टेबलेट देता है तो वो ये ज़रूर कहता है कि आप ऑरेंज जूस के साथ में लेंगे तो और भी अच्छे से ये टैबलेट वर्क करेगी, यानी जो आपका ब्लड का जो लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा जब आप ऑरेंज जूस के साथ में या फिर विटामिन सी से जो भी प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स होते हैं उनके जूस के साथ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के साथ में ये मेडिकेशन देंगे तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, चलिए रेशनल में देखिए, रेशनल में वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी है। FeSO4 यानी आयरन शुड बी गिवन विद एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, दिस हेल्प विद द एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा आयरन के। बाकी यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं इनके साथ में आपको नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट अराइव इन इमरजेंसी रूम विथ ए हाई फीमा, विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी बेस्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ने सही जवाब भी दिया है तो ऑलमोस्ट ने गलत जवाब भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक पेशेंट आया है और उस पेशेंट को क्या हो रखा है, हाई फीमा। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई फीमा होता क्या है, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए हाई फीमा जो है, हाई फीमा का मतलब है ब्लड जो है वो एंटीरियर चेम्बर, जो आइज है, आइज के चारों तरफ एंटीरियर चेम्बर में ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो कंडीशन आपकी कहलाती है हाइफेमा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफेमा का पेशेंट है और वो इमरजेंसी रूम में आया है। अब यहाँ पे एज नर्सिंग ऑफिसर बताइए आप सबसे पहले क्या करेंगे या फिर कौन सा बेस्ट एक्शन आपका यहाँ पे रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए, एलिवेट द हेड ऑफ बेड एंड अप्लाई आइस टू द eye. Next, place the client in supine position and apply heat to the knee. Next, insert a Foley catheter and measure the intake and output. Next, perform a vaginal exam and check for discharge. तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो हाइफेमा है इसका मतलब आई डिजीज से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेजाइना का एग्जाम करना मतलब परफॉर्म करना, डिस्चार्ज कैसा है क्या है ये इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉलिक कैथेटर आप डाल रहे हैं जिससे इनटेक आउटपुट कर रहे हैं तो इसका भी यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सुपाइन पोजीशन देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए हीट जो है वो अप्लाई कहाँ कर रहे हैं आप, नी के ऊपर। तो भाई यहाँ घुटने की बीमारी थोड़ी है, ये बीमारी किसकी है, आँख की है। तो भैया आँख के ऊपर ही आपको काम करना है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो आप वर्क करेंगे वो कंडीशन पेशेंट के आई डिजीज़ की है, तो आई डिजीज़ से रिलेटेड ही आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पे तीन जो ऑप्शन है वो तो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बचता आपका एक ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, एलिवेट द हेड ऑफ बेड एंड अप्लाई आइस टू द आई। जो हेड ऑफ बेड है वो थोड़ा सा एलिवेट कर देना है, साथ ही साथ आइस जो है, बर्फ जो है उसका सेक करना है कहाँ पे, आइस के ऊपर, ताकि जो ब्लीडिंग वगैरह है वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए।
चलिए यहाँ पे रेशनल में देखिए, हाइफेमा इज ब्लड इन द एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई एंड अराउंड द आईज। तो जो आईज है उनके अराउंड या फिर आई के एंटीरियर चेम्बर में ब्लड का होना क्या कहलाता है? हाइफेमा। देखिए हाइफेमा आई की डिजीज कंडीशन है, तो यहाँ पे आई से रिलेटेड ही आपको नर्सिंग एक्शन जो है वो लेना है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो तो आपके क्या गलत है। द क्लाइंट शुड बी हैव ए हेड ऑफ बेड एलिवेटेड इन आइज अप्लाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ HIV। HIV के डायग्नोसिस के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? ये बेस्ट अगर डायग्नोस करना हो HIV को, कौन सा इंडिकेटर काम में लेंगे, कौन सा टेस्ट काम में लेंगे? पहला ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल काउंट यानी WBC काउंट जो है वो करेंगे आप। नेक्स्ट है एलाइजा टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वेस्टर्न ब्लॉट, नेक्स्ट कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि HIV के डायग्नोसिस के लिए एलाइजा भी करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कन्फर्मेटिव या फिर बेस्ट इंडिकेटर या फिर कन्फर्मेटिव टेस्ट जो है HIV का क्या होगा? भैया आपका यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपके किसका? HIV का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब है। चलिए रेशनल में देखिए, द मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल फॉर HIV इज द वेस्टर्न ब्लॉट। White blood cell count is stated, answer A is not the best indicator, but a white blood cell count is less than 3500 require investigation। अगर WBC 3500 या इससे कम है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कोई बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। द एलाइजा टेस्ट, आंसर बी इज स्क्रीनिंग एग्जाम। एलाइजा टेस्ट हम करते हैं HIV में, लेकिन ये डेफिनेटिव टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये क्या है? स्क्रीनिंग एग्जाम है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसके लिए इसके रिगार्डिंग है ही नहीं, मतलब इससे तो कोई लेने देना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मास्टेक्टमी, विच एक्शन वुड द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देखिए एक पेशेंट है जिसकी मास्टेक्टमी हुई है, ठीक है, यानी ब्रेस्ट टिश्यूज को रिमूव किया गया है। अब यहाँ पे देखिए विच एक्शन वुड बी द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कौन सा ऐसा एक्शन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इस पेशेंट के लिए रहेगा? पहला ऑप्शन है टेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द साइड ऑफ मास्टेक्टमी। नेक्स्ट है एलिवेटिंग द आर्म ऑन द साइड ऑफ मास्टेक्टमी। नेक्स्ट पोजिशन द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड। नेक्स्ट परफॉर्मिंग ए डेक्स्ट्रोस्टिक्स ऑन द अनअफेक्टेड साइड। तो देखिए अनअफेक्टेड साइड से आप क्या कर सकते हैं? डेक्स्ट्रोस्टिक्स का मतलब है ब्लड ग्लूकोज का जो आप टेस्ट करते हैं, यानी कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग आप जो करते हैं वो आप अनअफेक्टेड साइड से आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस साइड से अफेक्टेड है उस साइड के जो हैंड्स है वहाँ से ना करके अनअफेक्टेड साइड से आप डेक्स्ट्रोस्टिक्स जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। पोजीशन जो पेशेंट को देनी है वो अनअफेक्टेड साइड देनी है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट है एलिवेटिंग आर्म्स को एलिवेट करना है, कौन से को? जिस तरफ मास्टेक्टमी की गई है, ये भी सही बात है। यानी ये 3 तो जो है ये सही बातें हैं, मतलब अच्छी बातें हैं मास्टेक्टमी को लेकर। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा गया तो एक गलत बात भी है, यहाँ पे जो नहीं करनी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट जवाब है। टेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑन द साइड ऑफ मास्टेक्टमी, जिस साइड मास्टेक्टमी हुई है उधर से कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं, ना ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल वहाँ से चेक करते हैं, मतलब उस साइड से चेक करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया ऑप्शन फोर्थ में, अनअफेक्टेड साइड में परफॉर्म करना है डेक्स्ट्रोस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। मास्टेक्टमी साइड से ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे, जो अनअफेक्टेड साइड है उस साइड से आपको ब्लड प्रेशर लेना है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये एक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। चलिए रेशनल में वही बातें हैं जो आप लोगों को बताई गई है। द नर्स शुड नॉट टेक द ब्लड प्रेशर ऑन अफेक्टेड साइड। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर है वो अफेक्टेड साइड से कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेनिपंक्चर एंड IV शुड नॉट बी यूज्ड इन द अफेक्टेड एरिया। साथ ही साथ जो वेनिपंक्चर आप करते हैं या फिर IV लाइन जो है वो स्टार्ट करते हैं तो वो अफेक्टेड एरिया यानी जिस साइड पे मास्टेक्टमी हुई है उस साइड पे ये भी क्या रहेंगे? अवॉइड करने हैं, यानी ये भी आपको वहाँ पे फंक्शन नहीं करना है जिस साइड में मास्टेक्टमी हुई है, ठीक है। आंसर B, C, D आर ऑल इंडिकेटेड द कैरिंग ऑफ फॉर द क्लाइंट, यानी जो क्लाइंट है मास्टेक्टमी का
उसके रिगार्डिंग ये 3 ऑप्शंस तो सही है, बी, सी एंड डी। द आर्म शुड बी एलिवेटेड टू डिक्रीज एडिमा। आर्म को एलिवेटेड इसलिए करवाया जा रहा है, इसलिए करवाया जाता है ताकि जो एडिमा है या स्वेलिंग जो है उसको डिक्रीज किया जा सके। इट इज़ द बेस्ट टू पोजिशन द क्लाइंट विथ अनअफेक्टेड साइड, और अनअफेक्टेड साइड जो है वो पोजिशन पेशेंट को देनी है, ये भी अच्छी बात है। एंड परफॉर्म डेक्स्ट्रोस्टिक्स। डेक्स्ट्रोस्टिक्स का मतलब है क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर ग्लूकोज टेस्ट होल ब्लड, मतलब जो आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं वही है आपका डेक्स्ट्रोस्टिक्स। तो ये परफॉर्म किधर से करना है, अनअफेक्टेड साइड से। वेनिपंक्चर करना हो, आईवी लाइन लगानी हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर लेना हो, चाहे आपको डेक्स्ट्रोस्टिक्स परफॉर्म करना हो, ये सारे अनअफेक्टेड साइड से ही आपको करने हैं। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज असेसिंग ए एब्डोमेन, द नर्स नाउज द बेस्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म द असेसमेंट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है कि आपको एब्डोमेन का असेसमेंट करना है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर रहे हैं और एब्डोमेन असेस करना है। नर्स जानती है कि किस सीक्वेंस में जो है आप असेसमेंट करेंगे जो कि बेस्ट रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन। नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट पाल्पेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। देखिए जो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा वो रहेगा IAPP, यानी कि ऑप्शन ए। एक तो होता है आपका, दो टर्म आपको याद रखनी है IAPP, एंड एक आपको टर्म याद रखनी है IPPA। IPPA, ये जो IPPA है ये तो ऑल ओवर जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो IPPA से ही करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा क्या है ये IPPA, IAPP। एंड जो एब्डोमेन असेसमेंट करेंगे वो IAPP, इससे अपन करेंगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इंस्पेक्शन, उसके बाद क्या आएगा, ऑस्कल्टेशन, उसके बाद क्या आएगा आपका पाल्पेशन, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे परकोशन। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑस्कल्टेशन है जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वो सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, पाल्पेशन, उससे पहले जो पाल्पेशन है वो आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका परकोशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ऑस्कल्टेशन आ जाएगा। तो यानी जो पाल्पेशन और परकोशन है वो अपनी जगह पे ही है, यानी ये दोनों क्या है, अपनी जगह पे ही है। यहाँ पर भी जगह पे ही है, लेकिन जो ऑस्कल्टेशन है वो यहाँ पे इनसे आगे आ रहा है कब, जब आप एब्डोमेन असेसमेंट करते हैं। तो बाकी ऑल ओवर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो ऑस्कल्टेशन लास्ट में करना है, बाकी इंस्पेक्शन आपका सबसे पहले नंबर पर रहेगा ही। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, सिर्फ इतना सा पता रखना है कि ऑस्कल्टेशन जो है वो एब्डोमेन एग्जामिनेशन जब करते हैं तो पहले आएगा, और फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो लास्ट में आएगा। ये इतना सा आपको पता रखना है। चलिए रेशनल में देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही जवाब है। एब्डोमेन जब असेसमेंट करते हैं तो उसमें IAPP यानी इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परकोशन करते हैं। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल ओवर बॉडी का जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम करेंगे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकोशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो जो पाल्पेशन एंड परकोशन है वो अपनी जगह पे ही है यहाँ पे, लेकिन जो ऑस्कल्टेशन है फिजिकल एग्जामिनेशन में लास्ट में करते हैं, लेकिन एब्डोमेन में जो है वो सेकंड नंबर पे करते हैं। बाकी सेम एज इट इज़ वही कहानी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको बता दिए, IAPP एंड IPPA, इनसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द डायग्नोसिस ऑफ ऑरल कैंसर इज कंफर्म्ड विथ। देखिए नर्स जो है वो जानती है कि अगर ओरल कैंसर को कंफर्म करना है तो कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है बायोप्सी, नेक्स्ट ग्राम स्टेन, नेक्स्ट स्क्रैप साइटोलॉजी, नेक्स्ट ओरल वॉशिंग फॉर साइटोलॉजी। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है, बायोप्सी यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, अगर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करना है तो उसकी बायोप्सी लेके ही हम कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका रेशनल देख लीजिए। द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल फॉर द कैंसर इज द बायोप्सी, अदर असेसमेंट इंक्लूड चेकिंग द लिम्फ नोड। अदर जो यहाँ पे असेसमेंट है उससे हम लिम्फ नोड को चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट वो आपका क्या रहेगा, बायोप्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, और बहुत ही अच्छा सवाल है, पहले भी ऐसा सवाल अपन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए द नर्स is assisting in the care of a patient who is 2 days post operative from a hemorrhoidectomy। एक पेशेंट है जिसकी 2 दिन पहले हेमरोइडेक्टमी जो ऑपरेशन है वो किया गया है, और उस पेशेंट को आप केयर दे रहे हैं। द नर्स वुड द करेक्ट फॉर इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट। इस पेशेंट को आप क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर देंगे। पहला ऑप्शन है अवॉइड द हाई फाइबर डाइट,
बिकॉज दिस कैन हैस्टन यानी फास्टली इन द हीलिंग टाइम। हैस्टन का मतलब फास्टली। तो यहाँ पे देखिए जो फाइबर डाइट है, हाई फाइबर डाइट, वो क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि ये क्या करती है, हीलिंग टाइम को जल्दी कर देती है। तो भैया ऐसा नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शन आपको नहीं देना है। हाई फाइबर डाइट तो देना है, ठीक है। कंटिन्यू द यूज ऑफ आइस पैक्स अंटिल डिस्चार्ज एंड देन व्हेन एट होम। तो ये कंटिन्यूस जो है आइस पैक वो भी यूज नहीं करने हैं, ये इंस्ट्रक्शन भी आपको नहीं देना है। टेक 200 mg ऑफ कॉल्सी एंड डोक्यूसाइट BID टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक टेबलेट दी जाती है डोक्यूसाइट, ये बीडी देनी है पेशेंट को, दिन में 2 बार देनी है, जिससे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये भी इंस्ट्रक्शन आपको नहीं देने। ये कब देने हैं, जब डॉक्टर ने ऑर्डर दिया होगा, ये पेशेंट को मेडिकेशंस के बारे में बताना है तो आपको बताना है। नेक्स्ट है यूज द सिज बाथ आफ्टर ईच बाउल मूवमेंट टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कि आपको जो सिज बात है वो यूज़ करनी है ईच बॉवल मूवमेंट के बाद में। ये क्या करेगा, क्लीनलीनेस को तो करेगा ही करेगा, मतलब प्रमोट, साथ ही साथ ये कंफर्ट भी फील करवाएगा। जिस पेशेंट के हेमोरॉइडेक्टमी की ऑपरेशन हुआ है उसको सिज बात के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन देना है। ईच बॉवल मूवमेंट के बाद में सिज बात करना ही करना है, जिससे क्लीनलीनेस तो बनी रहेगी, साथ ही साथ पेशेंट को कंफर्ट भी फील होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। देखिए रेशनल में द यूज ऑफ सिज बाथ विल हेल्प द पेन एंड स्वेलिंग एसोसिएटेड विद द हेमरोइडेक्टमी। हेमरोइडेक्टमी की वजह से जो पेन और जो स्वेलिंग होता है वो सिज बाथ से रिलीव हो जाएगा। तो इससे रिलीव करने के लिए पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देना है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए फीडिंग विया ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। द नर्स वुड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर इनिशिएटिंग द फीडिंग। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको एनजी ट्यूब के थ्रू फीडिंग करवानी है, उसके लिए नर्स जो है प्रिपेयर कर रही है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है, एनजी ट्यूब जो है उस पेशेंट को लगी हुई है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि नर्स जो है फीडिंग इनिशिएट करने से पहले क्या करेगी। नर्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप फीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहेंगे वो आपको पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है असेस द ट्यूब प्लेसमेंट बाय एस्पिरेशन स्टमक कंटेंट। नेक्स्ट प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लाइंग पोजीशन। नेक्स्ट एडमिनिस्टर फीडिंग विथ 50% H2O concentration. नेक्स्ट एंश्योर दैट द फीडिंग सॉल्यूशन हैज़ बीन वार्म्ड एंड माइक्रोवेव फॉर 2 मिनट्स। देखिए जो फीडिंग है उसको वार्म नहीं करना है, इससे डायरिया हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। 50% H2O कंसनट्रेशन की फीडिंग आपको एडमिनिस्टर नहीं करनी है। ना ही यहाँ पे जो पोजीशन दी गई है पेशेंट की, ये भी क्या है, गलत है, यानी आपके 3 ऑप्शंस तो गलत है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। जब भी किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग देनी हो, चाहे वो कभी भी दे रहे हो, आप 2 दिन बाद में दे रहे हो, चाहे 10 दिन बाद में दे रहे हो, एनजी ट्यूब से जब भी आप फीडिंग दोगे तो उससे पहला जो आपका काम रहेगा फीडिंग देने से पहले वो रहेगा जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो आपको चेक करना है। और वो कैसे चेक करोगे आप, एस्पायरेट करके, जो स्टमक कंटेंट है उनको एस्पायरेट करके पीएच चेक करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रॉपर प्लेसमेंट एनजी ट्यूब का है या नहीं है। तो सबसे पहला काम रहेगा जब भी एनजी ट्यूब फीडिंग आप किसी भी पेशेंट को करवाएं तो सबसे पहला काम रहेगा जो पेशेंट में एनजी ट्यूब लगी हुई है उसका प्लेसमेंट चेक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए यहाँ पे रेशनल में और देख लेते हैं इसके बारे में। बिफोर बिगिंस फीडिंग एन एक्सरे इज ऑफन ऑब्टेन टू चेक द प्लेसमेंट। वैसे एक्सरे जो है वो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है प्लेसमेंट को चेक करने के लिए, लेकिन ये फिजिशियन जब ऑर्डर देता है तभी हो पाएगा। अदरवाइज अगर आपको स्टार्ट करना है, फिजिशियन ने बोल दिया है कि आप पेशेंट को जो है एनजी फीडिंग जो है वो देनी है, एक्सरे वगैरह नहीं करवाना है, तो आपको स्टमक कंटेंट जो है वो बाहर एस्पायरेट करके और पीएच चेक करके प्लेसमेंट चेक कर लेना है। Aspirate stomach content and checking the pH for acidity is the best method of the checking of placement। तो जैसे कि स्टोमक कंटेंट एस्पायरेट करके पीएच जो है वो एसिडिक आ रही है, यानी कि ये क्या रहेगा, आपका बेस्ट मेथड रहेगा प्लेसमेंट को चेक करने का। अदर मेथड इंक्लूड प्लेसिंग द एंड इन वाटर एंड चेकिंग फॉर बबलिंग एंड इंजेक्टिंग एयर एंड लिसनिंग ओवर द एपिगेस्टिक एरिया। अदर कुछ मेथड्स भी है जिनमें क्या करते हैं, बबलिंग जो है वो चेक करते हैं वाटर के अंदर, मतलब वाटर में उस ट्यूब को डाल के और चेक करते हैं कि बबलिंग तो नहीं आ रही है, ठीक है। साथ साथ एयर जो है वो इंजेक्ट करके हुज साउंड जो है वो लिसन की जाती है। तो ये भी कुछ अलग अलग मेथड्स है जिनसे हम प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड रहेगा प्लेसमेंट चेक करने का वो रहेगा एस्पायरेट स्टमक कंटेंट एंड एसिडिक पीएच आपको वहाँ पे डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये थे आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी 12 पेपर्स जो है वो हो चुके हैं, तो अभी भी आपके लिए करीबन 6 पेपर्स और हैं जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे। उसके बाद हम यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वहीं आप लोगों को एग्जाम में यानी टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच।